जो पहला चैप्टर है वो है संख्या पद्धति। ये बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली ये क्लास बनाया गया है। तो जो है शुरू से लेकर के अंत तक का सिलेबस इसमें हर प्रश्नावली को ध्यान में रखते हुए, हर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ये जो है पढ़ाई जाएगी। और बिल्कुल जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है सेम टू सेम आपको क्लास जैसा अनुभव होगा। तो आप लोगों को बस इतना करना है कि अपने अपने जहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, बस कुछ नहीं है, अब बस स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं चाहे बेड पे बैठे हुए हैं, तो बस बुक खोल लेना है। और बुक खोलने के बाद मुझे देखना है और मेरे टीचिंग एबिलिटी को देखना है, और उसके माध्यम से आपको हर क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन को समझना है। तो बुक खोलने का ये पड़ाया है कि आपको समझ में आए कि कहाँ से क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग का शुरू करते हैं संख्या पद्धति पे। तो सबसे पहले हम लोग 9th क्लास में जैसे ही इंटर करते हैं, तो चूँकि हम लोग 8 पास कर चुके होते हैं, ठीक है, तो 8 में बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़े होते हैं। ठीक है, तो 8 तक में हम लोग अलजेब्रा से लेकर के क्या बोलते हैं ज्योमेट्री से लेकर के, है ना, अलजेब्रा का मतलब है बीजगणित से लेकर के बहुत सारा चीज़। यानी कि बिहार बोर्ड वाले बच्चे, हमको लगता है कि बिहार बोर्ड में जो भी बच्चे होते हैं ना, बिहार बोर्ड वाले, वो सही से अगर पढ़ाई करते हैं तो क्लास 9 से ही करते हैं। 8 तक तो वो इधर उधर किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आ जाते हैं मतलब कि थोड़ा सा हायर स्कूल में जब एडमिशन हो जाता है। जहाँ तक कि बिहार अपने अगल बगल के बात देखते हैं तो 8 तक की पढ़ाई बिल्कुल नॉर्मल रहती है, और सरकारी स्कूल में, है ना, आधा दिन तो बंद ही रहता है, फिर जो भी खुला रहता है कोचिंग के माध्यम से थोड़ा बहुत वो लोग पढ़ते हैं। मुझे लगता है जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस में कि उन लोग जो बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड के, वो मैथ में, है ना, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल बेसिक से उठा हुआ आप लोग को, ठीक है, 8 से पहले वाले भी बहुत सारा चीज़ बताऊँगा, 8 का भी बहुत सारा चीज़ बताऊँगा, और कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, जैसे कि आप लोग को पीछे का कुछ छूटे ना, इस तरह से आप लोग को पढ़ाई होगा बिल्कुल क्लास के हिसाब से। हाँ, क्वेश्चन मैं खुद राइज करूँगा, खुद जवाब दूँगा, क्योंकि आप लोग तो भाई पूछेंगे नहीं, और पूछेंगे तो आप कमेंट में बिल्कुल स्वतंत्र है क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, तो हम लोग संख्या पद्धति से शुरू करेंगे। तो बिहार बोर्ड में हम लोग आ गए हैं क्लास 9th में, और पहला चैप्टर आप लोग का है संख्या पद्धति। ठीक है ना, क्या चैप्टर है? संख्या पद्धति। तो इससे पहले भी मैंने जो क्लास लिया है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको अपलोड किया जा चुका है, संख्या के बारे में मैंने बताया था। आखिर संख्या कहते किसको है? ठीक है, तो जब 2 अंकों की संख्या, 2 अंक यानी कि 0 से ले करके 9 तक, अगर मान लेते ये अंक है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा अंक, अगर जैसे ही 9 के बाद 10 11 12 और ऐसे करके अनगिनत तक पहुँचेंगे, तो 0 से ले करके उसको कहते हैं अंक। ठीक है, और जैसे ही 2 अंक का होता है क्या बन जाता है? संख्या बन जाता है। ठीक है, तो इस संख्या का पद्धति, ठीक, तो इससे पहले भी हम लोगों ने समझ लिया कि अंक क्या होता है, संख्या होता है। जिस संख्या का मतलब क्या होता है? एक अंक वाला संख्या, एक अंक उसमें होना चाहिए 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, अब संख्या में बहुत तरह का संख्या होता है। जैसे क्या होता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते थे प्राकृतिक संख्या क्या होता है। जो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर अनंत तक होती है, वैसी संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 को शामिल कर दिया जाए जब प्राकृतिक संख्या में, तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, और उसको हम लिखते हैं n बराबर नेचुरल नंबर, n बराबर 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक। होल नंबर को 0 शामिल कर दिए, 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक। उसके बाद आता है सम संख्या, है ना, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, जो 2 से कट जाए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सम संख्या। एक बोलते हैं विषम संख्या, ठीक है, जो 2 से न कटे, 1 3 5 7 9, ठीक है, ये 2 से नहीं कटता है। फिर होता है अभाज्य संख्या, जो 1 से कटे और खुद से कटे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आप लोग को सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस तरह से अभाज्य संख्या है। अब एक होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है भैया? भाज्य संख्या वैसी संख्या जो खुद से और 1 को छोड़कर किसी और से कट जाए, यानी कि उस संख्या का 2 से अधिक फैक्टर हो। ठीक है, जैसे सिंपली सबसे पहले हम यहाँ 4 लिखते हैं, तो 4 1 से भी कट रहा है, 4 2 से भी कट रहा है, और 4 4 से भी कट रहा है। तो 2 के अलावा एक तीसरी संख्या भी है जिससे
4 कट रहा है, तो 4 क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। 4 क्या हो जाएगी बाबू, अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर 7 लिखते हैं तो 7 सिर्फ 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। इसका मतलब है कि 2 ही गुणनखंड है 7 के। जिसका 2 गुणनखंड हो वो होता है अभाज्य संख्या, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। तो भाज्य और अभाज्य, ठीक है ना। तो 4, 6, 8, 10, 15, ठीक है, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भिन्न के बारे में। उससे पहले पढ़ते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक एक संख्या रेखा होता है, बीच में 0। अब 0 के दाईं तरफ जो होता है धनात्मक संख्या होती है, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अनंत तक। 0 के बाईं तरफ -1, -2, -3 सब क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या हो गया। तो ये जो हो गया संख्या रेखा, जब सभी ऋणात्मक तथा सभी धनात्मक संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखा जाए और कहा जाए तो उसको पूर्णांक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, तो पूर्णांक समझ में आ गया, भाज्य अभाज्य ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं भिन्न पर। तो भिन्न क्या होता है, जिसको हम लोग बटे के रूप में p/q के रूप में लिख सके। p/q मतलब क्या हुआ, अंश बटे हर। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं बाबू, हर बोलते हैं। ठीक है, तो अंश बटे हर, जैसे कि 2/5, ऊपर वाला है अंश, नीचे वाला है हर। इसमें भी बहुत सारा होता है। ठीक है, लाइक डेसिमल होता है, अनलाइक डेसिमल होता है, ठीक है, प्रॉपर डेसिमल होता है, इम्प्रॉपर होता है, मिक्स्ड होता है। तो ये सब जो है आप लोग को इससे पहली वाली कक्षा में पढ़ना था। ठीक है, ये आपको भिन्न हो गया। इसी तरह से हम भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, ये सब हम लोग 8वीं तक सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये भिन्न का पूरा हो गया। अब जब हम लोग 9th क्लास में जैसे ही आते हैं तो ये सारी संख्या हमको मिला करके बेस बनाती है, और सारा बेस मिला करके फिर हम लोग आते हैं किस पे आते हैं, परिमेय संख्या पर। तो अभी इन सब को हमको मिटा देना पड़ेगा, क्योंकि परिमेय संख्या इन सब से अलग है। तो भिन्न ही जैसा दिखता है परिमेय संख्या, लेकिन वो भिन्न नहीं होता है। वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q जो हो 0 के बराबर ना हो, वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे अपरिमेय संख्या माइनस और प्लस दोनों में होती है। ठीक है, तो आपको कहने का मतलब ये है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या एक ये चीज़ आता है आप लोग को बहुत दिक्कत करेगा, और एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है, 2 चीज़ है आप लोग। तो बहुत सिंपल से जाते हैं। सबसे पहली बात है वैसी संख्या जिसको p/q में लिखा जा सके और q जहाँ पर 0 के बराबर न हो, यानी कि 2/0 होगा तो ये परिमेय नहीं होगा। ठीक है, हाँ 2 आप लिख सकते हैं क्योंकि इसके नीचे 1 है, -3 लिख सकते हैं इसके नीचे 1 है। तो ये सब परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं हो जहाँ हर जो हो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वैसी संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है, -15/18, 7/19, -20/25, ये सारी संख्या जो है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये तो भाई सिंपल डेफिनेशन था। अब अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ q जो हो इक्वल ना हो 0 के, तो p/q के रूप में p/q के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में किसको नहीं लिखा जा सकता है। आप कभी भी जब सरकमफ्रेंस निकालते हैं, ठीक है, चाहे उसमें पाई का वैल्यू रखते हैं, होता है ना 2πr, ये जो पाई है भैया, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 1.732, नहीं सॉरी, पाई का वैल्यू 3.14। तो इसमें बहुत सारा अनगिनत तक आता है, तो ये आपको कटेगा नहीं। जैसे एक और हम संख्या आपको लिख देते हैं 2.101 001 0001 00001। अब ऐसे से करके ये कभी जो है कटने वाला नहीं, इसको आप बटे में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं √2 का निकालते हैं, √2 का जब वैल्यू निकालते हैं हम लोग वर्गमूल 2 का, तो 1.414 आते रहेगा, कभी कटेगा ही नहीं। जब ये नहीं कटेगा तो इसको p/q में कैसे लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, और इजी कर देते हैं। अब जब हम किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि 4/25 अगर लिखेंगे तो 25 को अगर 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, या फिर इसको उल्टा कर दीजिए, 25/4 है एक ऐसी संख्या, इसको जब दशमलव प्रसार इसका बनाएंगे
तो कितना होगा, 4 पचे 20, नहीं सॉरी 4 छको 24, ये कट गया, 1 बचा 0.0, 4 दूना 8, ये 2 बच गया, पॉइंट के लिए 0, 4 पचे 20। ठीक है, तो जब हम दशमलव प्रसार लिखते हैं तो पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो जब दशमलव प्रसार किसी भी परिमेय संख्या का यदि दशमलव प्रसार शांत हो या आवृत्ति हो या रिपीटेड हो, यानी कि अगर 10/3 से करते हैं तो 3 से अगर भाग करेंगे 10 को तो 3 तिया 9, 1 पॉइंट आया 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1 आया पॉइंट के लिए 0। ठीक है, फिर 3 तिया 9, फिर आया 1 पॉइंट के लिए फिर 0, फिर 3, ये 3 रिपीट होते जाएगा। इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ये जो 3 है वो रिपीटेड है, रिपीट मतलब आवृत्ति है। तो 2 चीज़ समझ में आया, एक शांत एक आवृत्ति, एक शांत एक आवृत्ति। तो वैसी परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार, वैसी संख्या, ध्यान से सुनिए, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो यानी पूरी तरह से कट गया हो, और या आवृत्ति हो। तो ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार करने पर शांत हो या आवृत्ति हो, ठीक है, वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। इसी का उल्टा कर दीजिए, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, अनावृत्ति हो, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका डिवाइड भी करेंगे तो कभी नहीं कटेगा। जैसे जो भी संख्या रूट में लिखी हुई रहती है, जैसे √6 है, √7 है, √8 है, पाई है, ये सारी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार आप लिखिएगा तो न ये कटेगा पूरी तरह से, ना शांत होगा और ना अशांत होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो और आवृत्ति हो, ठीक है, वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो और अनावृत्ति हो, ठीक है, अनावृत्ति मतलब एक ही चीज़ रिपीट ना हो, वैसी संख्या को कहते हैं। जैसे हम लोग 1/7 का लेके चलेंगे तो 7 को अगर 1 से डिवाइड आप कीजिएगा, ठीक है, तो एक समय पे कट जाता है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक पॉइंट लगाएंगे 0, 7 एकम 7, 3 आया पॉइंट के लिए फिर 0, 7 चौक 28, फिर आया 4 पॉइंट के लिए 0, 7 छक 42, 7 पचे 35, 35 आया, 10 में से 5 गया 5, फिर 0 है ना, सस्ते 49, ठीक है, फिर 1। तो इस तरह से जो है अगर मान लेते कभी नहीं कटा, लगातार आते चला गया, तो वैसी संख्याओं का कहा जाता है अशांत अनावृत्ति। तो अशांत अनावृत्ति संख्या को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोग को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर पता चल गया होगा। ये तो बेसिक था। तो बेसिक के बाद हम लोग अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आप लोग को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बता दिया गया, 2 डेफिनेशन दिया गया। वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सके, या वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो और आवृत्ति हो, वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तथा वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके और जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावृत्ति हो, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद आप लोग को क्लास 9 में प्रश्नावली, पहले प्रश्नावली 1.1, क्लास 9 क्लास 9वीं है ना, प्रश्नावली वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बिल्कुल क्लास जैसा आपको अनुभव होगा। प्रश्नावली 1.1 सब लोग बुक है, मेरे पास भी बुक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आप लोग को, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q जो है 0 नहीं है? हाँ भाई बिल्कुल है, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि p/q के रूप में लिखा जाए और जहाँ पे q जो हो 0 के बराबर ना हो। तो यहाँ पे इसके नीचे 1 तो है ही, तो इसको 0 को 0/1 लिख सकते हैं। इसलिए 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, हाँ ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है और उसको हम लोग लिख सकते हैं p/q के रूप में, वेयर p = 0 एंड q = 1। q 0 नहीं कहा था,
ठीक है। यहाँ पर Q 1 है, P 0 है, चलेगा, लिख सकते हैं। यहाँ पर 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, तो दोनों को जब बाई के रूप में लिख दिए तो ये क्या बन गया, परिमेय संख्या। तो कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है और 0 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल क्लास जैसा अनुभव होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे इजी एग्जांपल आपको बताते हैं। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/1, इसको क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। 6 बोला है तो एक और बढ़ा कर गुना कर दीजिए, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 गुना 7 गुना 7, ये हो जाएगा 21/7। ये कितना हो जाएगा, 28/7। अब देखिए 21 से लेकर के 28 के बीच में लिख दीजिए, 22/7 है ना, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 है ना, और 27/7। 1 2 3 4 5 6 आ गया परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या। ये उत्तर आपका अलग अलग आ सकता है क्योंकि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है, इसीलिए आपका ये आंसर डिफर कर सकता है। रूल और भी है परिमेय संख्या निकालने का। ठीक है। तो आप लोग को सबसे इजी तरीका आप लोग को बताए हैं, इस तरह से आप 2 संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं बाबू। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के बुक में है कि 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 6 से गुना कर दीजिए ऊपर और 6 से कर दीजिए नीचे, 6 से ऊपर 6 से नीचे, एक बढ़ा करके। तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 18 और 6 5 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 4 24, 5 6 30 हो जाएगा। अब 18 और 24 के, क्योंकि हर जो है सेम है, 18 24 के बीच में क्या क्या होगा, 19/30 है ना, 20/30 है ना, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5 आ गया आपको परिमेय संख्या 5। इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 हल होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 ये पूर्ण संख्या होती है। हाँ बिल्कुल होती है भाई, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है भाई। 0 नहीं शामिल है और 0 मिला देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक किसको कहते हैं, अभी बताए थे हम लोग को। पूर्णांक -6, -10, -12 है ना, 12 13 14 यानी धनात्मक ऋणात्मक संख्या। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर के हर संख्या धनात्मक में होती है, लेकिन पूर्णांक ऋणात्मक होती है। इसीलिए ये जो आपका सेकंड वाला दिया हुआ है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक, ये सब माइनस में पूर्ण नहीं होता है। पूर्णांक माइनस में हो सकता है लेकिन पूर्ण संख्या माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा आपका असत्य होगा। फिर तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या लिखते हैं -4/5, ये कैसे आपको पूर्ण संख्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे -5, -4, -3, -2, 0, 1, 2 ये सब के नीचे 1 लगा दीजिएगा तो सब परिमेय संख्या बन जाएगा। लेकिन परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं बन सकती है। तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 या फिर पूर्णांक में आइए तो -1, -2। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो तीसरा भी असत्य होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो आपको प्रश्नावली 1.1 में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, सेकेंड प्रश्नावली है